दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऐसा डेटा जिसके अंदर आपको एफआईज और निफ्टी की सिचुएशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट हम देखते हैं निफ्टी को, और निफ्टी के अंदर आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये आप देख सकते हैं 2008 का क्रैश, उसके बाद में छोटी मोटी गिरावटें चली, कुछ कंसोलिडेशन के पीरियड्स आए थे, लेकिन उसके बाद एट द एंड निफ्टी ने अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। निफ्टी मतलब इक्विटी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको एफआईज का डेटा देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप सिंपली देख सकते हैं कि 2010 से लेकर 2013 यानी 3 साल तक नेट एफआईज ने बाइंग की थी। उस समय निफ्टी ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लेकिन एक टाइम ऐसा था जिसमें 2014 से लेकर 2019 तक हम बोल सकते हैं नेट एफआईज ने सेलिंग की थी। 17 का टाइम थोड़ा अच्छा था, वहां पे एफआईज ने बाइंग की थी, बट एट द एंड एफआईज ने बिकवाली की थी। क्या उस समय मार्केट नहीं चला? डेफिनेटली मार्केट ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों 20 आता है, 21 आता है, जहां पे एफआईज ने अच्छी बाइंग की थी, और एफआईज के साथ में डीआईज की भी अच्छी बाइंग हुई। तो 2021 में हम बोल सकते हैं, 20 में हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी तूफानी तेजी देखने को मिली, क्योंकि एफआईज के साथ में डीआईज ने भी बढ़ चढ़ के बाइंग की थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आता है 2022, और अभी तक आप देखोगे तो 22 से लेकर 2026 तक एफआईज ने काफ़ी हैवी सेलिंग की है, और ऐसी जो सेलिंग है हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने वहां से भी अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ, और इसके अंदर आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि यहां से लेकर एफआईज ओवरऑल इंडिया से निकलना शुरू हो गए थे। कुछ 2 साल एफआईज की बाइंग थी आफ्टर कोविड, लेकिन यहाँ पे हमने देखी काफ़ी बड़ी सेलिंग। उसके बाद भी निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट को जितनी पहले एफआईज की नीड हुआ करती थी उतनी ज़्यादा नीड एफआईज की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको खुद कहता हूँ कि जब तक एफआईज बाय नहीं करेगी जब तक मार्केट नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि एफआईज अगर बाय नहीं करेगी तो मार्केट गिरता ही रहेगा। डीआईज के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें एफआईज बाइंग करती है, और वो कुछ दिन की वजह से ही लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। तो एफआईज यस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफआईज के साथ में फिलहाल के लिए डीआईज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आपने सुना होगा मार्केट के अंदर ये कहावत है कि मार्केट के अगर आपने 10 अच्छे दिन मिस कर दिए तो आपके रिटर्न्स 50% आधे हो जाते हैं, मतलब 50% आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उन 10 दिन के अंदर ही मार्केट अच्छा चलता है, और वही आपके 50% जो रिटर्न्स है उसको डिसाइड करता है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एफआईज ने सेलिंग की है, लेकिन अगर कुछ बीच बीच के दिनों में एफआईज ने बाइंग नहीं की होती तो निफ्टी इस तरह से नहीं चलता। तो हम कह सकते हैं एफआई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब डीआईज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं ये नेट एफआई और डीआई है, यानी क्या किया है दोनों ने मिलके। 26 की बात करें तो डीआईएस ने बाइंग तो की है, लेकिन उससे ज़्यादा एफआईएस ने सेलिंग की है। तो अल्टीमेटली नेट के अंदर आपको यहाँ पे 2,10,261 करोड़ बिकता हुआ देखने को मिलेगा। अभी 2026 कंप्लीट नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, स्टिल आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी सेलिंग एफआईएस ने यहाँ पे कर दी है। अगर मैं 25 की बात करूँ तो 3 लाख, 24 की बात करूँ 3 लाख, 23 की बात करूँ 16,000, 22 की बात करूँ यहाँ पे भी 3 लाख, 21 में आप देख सकते हैं नेट में थोड़ा सा कम आया, और 20 और 19 के अंदर एफआईएस ने जम के बाइंग की, डीआईएस ने भी जम के बाइंग की। तो उस समय निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। प्लस अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा कि जब एफआईएस ने सेलिंग की थी 2023 में, तब निफ्टी ने 20% के रिटर्न्स दिए। 24 की बात करूँ निफ्टी ने 8% के रिटर्न्स दिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 25 की 10% के रिटर्न्स दिए। फिलहाल निफ्टी 9% नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि एफआईज इंपॉर्टेंट है, बट एफआईज के बिना भी मार्केट अब सस्टेन कर सकता है, और उसके जो रीज़न है वो मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में दे चुका हूँ, जहाँ पे हमने एक डेटा देखा, एमफी का डेटा देखा, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ रहा है। 40,000 करोड़ अगर मार्केट के अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उसमें से 32-33 हज़ार करोड़ सिर्फ एसआईपीस के होते हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो काफ़ी अच्छा डेटा है।
जो भी ये लोग ये सोच रहे हैं कि सर एफ अगर बाय नहीं करेगी तो मार्केट कैसे चलेगा, कैसे हम लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बना पाएंगे, तो उसका जो फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ और डिटेल्स आपके सामने है और रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों एफ बेच रही है स्टिल मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे एफ बड़ी बाइंग करती है और उन दिनों के चक्कर में ही अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है। मार्केट को बेसिकली म्यूचुअल फंड ड्राइव कर रहे हैं, एसआईपी इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी ड्राइव कर रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पार्टिसिपेशन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज है। एसआईपी इनफ्लो अच्छा है, इन्वेस्टिंग की जा रही है इक्विटीज़ में पहले के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा। पहले इतना कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि एफ क्यों बेच रही है। एफ का देखिए काम ये होता है कि अपने पैसे को यूटिलाइज करना, अपने पैसे को रोटेट करना। एफ के पास में कई तरह के मार्केट्स होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में भी आपके हाथ में कई तरह के मार्केट्स आने वाले हैं। आप भी ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं एफ अभी क्या करती है, एमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, जिसमें इंडिया भी आता है। चाइना को नहीं बोल सकते, स्टिल एफ उसको भी उसी में काउंट करती है। और भी काफ़ी सारे मार्केट्स है जिसमें एफ इन्वेस्ट करती है। ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से या वैल्यूएशन हाई होने की वजह से या और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी वजह से इंडिया अभी के समय काफ़ी कम अट्रैक्टिव हो चुका है। और जो भी अट्रैक्टिव मार्केट है वो कौन कौन से हैं? फिलहाल सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव मार्केट है वो है ताइवान। ताइवान का मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी बनी है, एक एक साल में 200% के रिटर्न्स वहाँ पे बने हैं। तो एफ अभी मोस्टली जो पैसा है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर रही है और उसके पीछे का रीज़न है सेमी कंडक्टर बूम। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्राज़ील, जो कि एक बहुत छोटी इकोनॉमी है लेकिन बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में ग्रो कर रही है। तो ब्राज़ील में भी एफ का इन्वेस्टमेंट अभी जा रहा है। ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकल के जा रहा है। इसके बाद में आप देख सकते हैं पोलैंड, छोटा मार्केट है लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी दे रहा है अभी के समय। तो पोलैंड के अंदर भी इन्वेस्टिंग की जा रही है। उसके बाद में चीन आप देख सकते हैं, चीन के स्टॉक्स अभी चल रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। उसके बाद में जापान आप देख सकते हैं, जापान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफ का भी जाना शुरू हो चुका है। तो इंडिया से पैसे निकल के इन मार्केट्स में जा रहे हैं। जब ये मार्केट्स महंगे होंगे, इंडिया सस्ता लगेगा तो इंडिया में पैसे आएंगे, और नहीं आते हैं तब तक डी ने मोर्चा संभाल रखा है। तो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर हमको भी इंडिया के साथ में बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम एफ की तरह किस तरह से प्ले कर सकते हैं। पहली चीज़, स्टॉक खरीदना बहुत रिस्की है, लेकिन इंडेक्स खरीदना या फिर एक बास्केट के थ्रू इन्वेस्ट करना ये काफ़ी कम रिस्की होता है। बट अगेन रिस्क है अगर वो मार्केट अच्छा नहीं किया, अगर वो मार्केट महंगा हो गया फिर आपने उसके बाद उसमें एंट्री ली तो प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं, मान लो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, 50% आपने इन्वेस्ट या 60% हम बोल सकते हैं आपने इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर, और आपने ले दे के 30% इन्वेस्ट किया यूएस के अंदर, 90% हो चुका है। 10% आपने इमरजेंसी फंड या अपॉर्चुनिटी फंड के रूप में डेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ये आपका एलोकेशन है। लेकिन अगर आप इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी जाना चाहते हैं तो इंडिया से नहीं यूएस से पैसे काट सकते हैं, यूएस को 20% दे सकते हैं और जो 10% है वो इमर्जिंग मार्केट को दे सकते हैं। इस तरह से 100% एलोकेशन आपका हो सकता है। एग्जैक्टली आपको यही फॉलो नहीं करना है, जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है कि मैक्सिमम इंडिया, कंजप्शन बूम, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तेजी के लिए, उसके बाद में टेक एलोकेशन के लिए यूएस है। इमर्जिंग मार्केट का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए फिर वो 10% है, और डेट हमेशा आपके पास में थोड़ा बहुत होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। कभी भी कुछ इमरजेंसी आए तो आपके पास में कुछ पैसा लिक्विड फंड के अंदर या डेट फंड के अंदर, अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर लगा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, चाहे वो ग्रो हो या वो कोई दूसरी एप्लीकेशन हो, तो उसमें अगर आप सर्च करोगे एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी एफ डायरेक्ट ग्रोथ, अभी काफ़ी इन्वेस्टर्स बोलेंगे सर ये महंगे हो चुके हैं, आप तब बता रहे हो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ का पैसा कहाँ पे जा रहा है। आप यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको नहीं सीखना है तो। बाकी सीखने के लिए कोई तेजी मंदी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए आज ये तेज है कल नीचे भी होगे, तो आपके पास में नॉलेज तो कम से कम हो। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक साल में 65% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके पीछे का मेजर रीज़न है एफ की बाइंग, और चाइना वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता हो चुका था, अभी भी काफ़ी सस्ता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर चाइना इतना अच्छा है तो मैं चाइना में इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों चाइना या कोई भी इमर्जिंग मार्केट अगर आपको खरीदना है तो उसकी साइकिल का आपको पता होना चाहिए।
अगर आप चाइना खरीदते हैं कुछ टाइम पहले, तो आपके रिटर्न्स होते CAGR में सिर्फ 12% के, जो आपको कोई भी लार्ज कैप फंड इजीली दे देता, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन और ये अप ये चल रहा है। सो अगर आपने एक साइकिल पकड़ ली कि डाउन होने के बाद में कुछ ब्रेकआउट हुआ है और उस तेजी का फायदा आपने उठा लिया, तब जाके ये अच्छी बात है, क्योंकि जब डाउन साइकिल आती है तो आपको फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। खरीदना है अपने रिस्क के ऊपर। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एफआई सभी किस तरह से अपने फंड को रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड जो मार्केट है ताइवान, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड को सर्च कर सकते हैं। एक साल में 275% के रिटर्न्स है, 275% के रिटर्न्स ताइवान के अंदर। ताइवान के अंदर सेमीकंडक्टर बूम चल रहा है, वहाँ की जो कुछ कंपनीज है बहुत आगे है, इंडिया तो कहीं नहीं है उसके सामने फिलहाल के लिए। सो वही जो कंट्री है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रही है, उनको उन कंपनीज में फ़ायदा हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा बूम चल रहा है। सो अगर आप इसको देखोगे थोड़ा सा 3 साल के फ्रेम में, तो भी बहुत अच्छे रिटर्न्स है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली रिटर्न दिए, उसके बाद में एक डिप आता है, उसके बाद में एक बहुत बड़ी तेजी आती है। सो इमर्जिंग मार्केट के लिए ताइवान अच्छा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे फंड्स है जहाँ पे शायद एग्जिट लोड ऐसे नहीं है कि 1 साल तक आपको रखना पड़ेगा, आप इनको सर्च करिए। प्लस इनमें से कुछ ऐसे फंड या मैक्सिमम ऐसे फंड है जो अभी के समय रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि उन फंड में फंड मैनेजर पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है बाद में एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। आई थिंक ताइवान के फंड में अभी एक्सेप्टेड है, पैसे लग सकते हैं। सो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद में अगर आप देखोगे एडलविस का जो एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको एमर्जिंग मार्केट्स मिलते हैं। मार्केट्स मतलब जो मार्केट्स मैंने आपको बताया, जापान की अगर कुछ सॉलिड कंपनी है तो वो, ताइवान की कुछ सॉलिड कंपनी है तो वो, चीन भी इसमें आ चुका है, हम बोल सकते हैं कि ब्राज़ील भी इसके अंदर आ चुका है। तो ये कुछ मार्केट्स हैं, इंटरनेशनली ये फंड उसमें इन्वेस्ट करता है। एक साल में 78% के रिटर्न्स है। लेकिन अगर मैं इसको भी अब आपको बताऊं कि इसमें लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स बने, तो सिर्फ 8% के हैं। यानी इंडिया क्यों सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि CAGR अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तेजी है, पॉपुलेशन अपने पास में बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक कंजप्शन अपना बहुत स्ट्रांग है। US में भी सस्टेनेबल तेजी आ सकती है, क्योंकि उसके पास में पूरा वर्ल्ड है जो उसका मार्केट बना हुआ है। इन कंट्रीज़ में कभी तेज़ी कभी मंदी होगी, तो अगर आपको साइकिल समझ में आती है एफआईज़ की तरह, तब जाके प्ले करें। एलोकेशन इस वजह से काफ़ी कम रखना चाहिए, और नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, सीख लिया आपने, कभी नीचे होगा बातचीत होगी उस समय हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बताने के पीछे का मोटिव यह है कि एफआईज़ का पैसा अभी कहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से आप देखोगे ना, तो जब एफआई का पैसा यहाँ से निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस है फिर वो इंडिया में आएगा। तो उस टाइम बहुत अच्छी तेजी होगी मार्केट के अंदर, बहुत बड़े रिटर्न्स बनेंगे। जो भी इन्वेस्टर्स अभी सोच रहे हैं कि क्या हो चुका है, पैसे नहीं बन रहे, उस समय आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। पॉइंट ये है कि इस टाइम को सही से यूज़ करना है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से रखना है, तब जाके फिर आपको इस तेजी का फ़ायदा आगे चल के मिलेगा। सो इंडिया में एफआईज कब आ सकता है? इंडिया में देखिए दोस्तों, दो मेजर प्रॉब्लम्स अभी के समय है। पहली जो प्रॉब्लम है वो टैक्स है। एफआईज उन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स हो। ये जो इमर्जिंग कंट्रीज मैंने आपको बताई, इसमें बहुत कम टैक्स है इंडिया के कंपैरिजन में। सेकंड है रुपीज़ का गिरना, डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, तो वो बेवकूफ़ी लगती है कि उस करेंसी को, उस मार्केट की करेंसी में इन्वेस्ट करना जो लो जा रही है, तो रिटर्न्स अगर उनको बनते हैं 15% के और करेंसी डेप्रिशिएट करती है 5% के साथ में, तो ले दे के 10% के ही रिटर्न्स बनेंगे। फिर उस 10% के प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो ऐसे करके रिटर्न्स उनके हाथ में होते नहीं है, और 8% के रिटर्न्स कमाने के लिए वो 7-8% रिटर्न्स कमाने के लिए वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बिना किसी रिस्क के रिटर्न्स बनेगा। तो दोनों में से एक चीज़ सरकार करे तो अच्छी बात है, या तो टैक्स को कम करे या करेंसी को स्ट्रॉन्ग करे, तभी जाके एफआईस आएगी। दोनों चीज़ें अगर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक भी चीज़ हो गई तो एफआईस की वापसी पक्की है। तो ये कुछ पॉइंट्स है एफआईस को यहाँ पे लाने के लिए, और नहीं लाती है तो मैं आपको डेटा दे चुका हूँ कि डीआईएस ने किस तरह से मोर्चा भी संभाल रखा है। सो ये वीडियोस आप देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, Q4 के रिजल्ट हमने डिस्कस किए हैं। प्लस ये वीडियो भी आप जरूर से देख लेना, इसके अंदर भी बहुत कुछ डेटा मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।